नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक बार नए सब्जेक्ट के साथ हिंदी कक्षा 10 के नागार्जुन पाठ पर बात करेंगे। आज की क्लास में हम नागार्जुन का कवि परिचय लेंगे। नागार्जुन जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में समकालीन इतिहास में प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्हें हिंदी आधुनिक का कबीर कहा जाता है। इन्हें हिंदी आधुनिक का कबीर कहा जाता है। इनके जन्म के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अन्य जो साहित्यकार हैं, सभी साहित्यकार इनके जन्म के संदर्भ में बताते हैं इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। लेकिन एक साहित्यकार हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र जी ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक किताब का संपादन किया है और उस किताब में इनका जन्म 1911 बताया है। हमने नागार्जुन से संबंधित दो बात की है, दोनों बात याद रखनी है। पहली बात है, नागार्जुन जी को आधुनिक हिंदी का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म सर्वमान्यता के अनुसार 1910 में हुआ है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1911 में हुआ है। इनके जन्म स्थान के संदर्भ में बात कर लें तो इनका जन्म बिहार का एक दरभंगा जिला है। बिहार में एक जिला है दरभंगा जो जिला है, बिहार के दरभंगे जिले में इनका जन्म हुआ था। यदि हम स्थान की बात कर लें तो इनके स्थान देखें तो एक स्थान है सतलखा नामक स्थान पर जन्म हुआ था। बिहार में दरभंगा जिला है, दरभंगा जिले में एक सतलखा नामक स्थान है, इस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यदि हम इनके मूल नाम की बात करें, इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र, याद रखना, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। वैद्यनाथ मिश्र, इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। यदि हम और इनके बारे में बात करें तो इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम ढक्कन, याद ये रखिए, बचपन का नाम ढक्कन था। एक बार फिर देखेंगे, नागार्जुन जी आधुनिक हिंदी के कबीर माने जाते हैं। इनके जन्म के संदर्भ में बात करें तो इनका जन्म 1910 में हुआ था सर्वमान्यता के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1911 में हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो बिहार का जो दरभंगा जिला है, दरभंगे जिले के सतलखा गांव में हुआ था। इनका जो मूल नाम इनका था वैद्यनाथ मिश्र। इनके बचपन का नाम था ढक्कन। ये बात हमें याद रखनी है। अगर हम इसके उपनामों की बात करें, यदि हम इनके उपनामों की बात करें, नागार्जुन जी के उपनाम क्या थे, तो नागार्जुन जी के जो उपनाम थे, देखो, नागार्जुन जी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। नागार्जुन जी किसके नाम से प्रसिद्ध थे? बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। नागार्जुन जी यात्री के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, यात्री के नाम से प्रसिद्ध थे। नागार्जुन जी आधुनिक कवि के नाम से प्रसिद्ध थे और नागार्जुन जी खुद नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध थे। ये बात हमें बचपन, ये हमने इनके उपनाम देखिए। देखो, उपनाम के संदर्भ में यदि बात करें, नागार्जुन जी के उपनाम जो बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, यात्री के नाम से प्रसिद्ध थे, नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध थे और आधुनिक कवि के रूप में जाने जाते थे। यदि इनके पिताजी का बात करें कि इनके पिताजी कौन थे, इनके पिता थे गोकुल मिश्र इनके पिता थे। ये बात हमें याद रखनी है। इनके बचपन का नाम हमने पढ़ा ढक्कन और उपनाम पढ़े हमने बाबा, यात्री, नागार्जुन। पिता का नाम इनका पढ़ा हमने गोकुल मिश्र। इनकी माता के, यदि माता जी का बात करें तो इनकी माता जी का जो नाम था, वो था उषा देवी।
देवी, या कहीं कहीं उनकी माता का नाम उमा देवी भी मिलता। ये आप बात याद रखेंगे, उमा देवी। अगर इनके साहित्य के संदर्भ में बात करें, इनकी जो साहित्यिक कृतियों के बारे में बात करें कि नागार्जुन जी की प्रथम कविता कौन सी है, नागार्जुन की प्रथम कविता के बारे में बात करें तो याद ये रखना है कि नागार्जुन जी मूल रूप से मैथिली भाषा के मैथिली भाषा के लेखक थे, मैथिली भाषा के लेखक थे मूलतः। तो हिंदी में बाद में आए, पहले इन्होंने मैथिली भाषा में ही रचना लिखी। इनकी जो प्रथम कविता है, प्रथम कविता के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी जो प्रथम कविता है वो प्रथम कविता मैथिली नाम से ही है, मैथिली नाम से ही है, प्रथम कविता मैथिली नाम से ही है, जो मैथिली भाषा में ही लिखी गई थी, जो मैथिली भाषा में ही लिखी गई थी। यदि हम हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में जो इनकी प्रथम कविता थी, हिंदी में जो इनकी प्रथम कविता थी उसका नाम है राम के प्रति। राम के प्रति, राम के प्रति इनकी हिंदी की प्रथम कविता थी। हिंदी की प्रथम कविता राम के प्रति थी, जो 1933 में एक पत्रिका निकलती थी, जिस पत्रिका का नाम था विश्व बंधु नामक पत्रिका में इनकी ये प्रथम हिंदी की कविता प्रकाशित हुई। यदि हम इनके अन्य कृतियों के बारे में बात करें, हिंदी की अन्य कृतियां जो थी, अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी जो अन्य कृतियां थी, पहले काव्य कृति देखें हम, काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो पहली काव्य कृतियां जो हैं वो है पहली है युगधारा, पहली युगधारा है। उसके बाद सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली पहली है युगधारा। दूसरी है सतरंगे पंखों वाली। तीसरी है तुमने कहा था। देखो ध्यान ये रखनी है, हम मुख्य कृतियां ही पढ़ रहे हैं, सभी कृतियां नहीं पढ़ेंगे। इनकी जो मुख्य कृतियां हैं उन मुख्य कृतियों पर ही हम प्रकाश डालेंगे। युगधारा के बाद सतरंग और पंखों वाली, फिर तुमने कहा था। उसके बाद इनकी अगर अगली कृति के बारे में बात करें, हजार बाहों वाली, हजार बाहों वाली, इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। और यदि और हम बात करें इनकी कृतियों के बारे में तो भूल जाओ पुराने सपने, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। वैसे इन्होंने बहुत काव्य कृतियां लिखी, लेकिन ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो हमें एक कवि परिचय के रूप में याद रखनी होंगी। आगे यदि हम इनकी और बात करें, इनके उपन्यासों के बारे में बात करें तो नागार्जुन जी के जो उपन्यास के बारे में बात करें, नागार्जुन जी के जो उपन्यास हैं वो जैसे पहले उपन्यास की बात करें तो इनका पहला उपन्यास है रतिनाथ। पहला उपन्यास है वह है रतिनाथ की चाची। ये इनका पहला प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, रतिनाथ की चाची। दूसरा जो उपन्यास है वह है बलकनामा। पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची, दूसरा है बलकनामा, तीसरा है नई पौध। ये याद रखिए, पहला है रतिनाथ की चाची, दूसरा है बलकनामा, तीसरा है नई पौध, चौथा है बाबा बटेश्वर नाथ। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके एक प्रमुख उपन्यास एक और है जो है पारो। इनका प्रमुख उपन्यास है पारो। एक और अगर हम इनका उपन्यास देखें तो एक उपन्यास और है, वह है गरीबदास। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। यदि नागार्जुन जी के अन्य और साहित्यिक कृतियों के बारे में बात करें तो इन्होंने बाल साहित्य लिखा। बाल साहित्य में इन्होंने प्रेमचंद, चारचोर, ये प्रमुख हैं, प्रेमचंद और चारचोर। यदि हम इनके प्रबंध काव्य के रूप में बात करें बाल साहित्य में, देखें बाल साहित्य में हम दो ही याद रखेंगे यहाँ। बाल साहित्य में
बाल साहित्य, बाल साहित्य में हम दो ही याद रखेंगे। पहला रखेंगे बाल साहित्य में दो ही याद रखने हैं हमें। पहला तो रखेंगे प्रेमचंद, प्रेमचंद इनका बाल साहित्य है। दूसरा है जो पहला प्रेमचंद है, दूसरा है चार चोर, चार चोर, ये इनके बाल साहित्य हैं। यदि और हम बात करें इनके प्रबंध काव्य के रूप में बात करें तो इन्होंने दो प्रबंध काव्य लिखे, एक है भस्मासुर और दूसरा है भूमिका। प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य के रूप में प्रबंध काव्य देखें इनके काव्य तो इन्होंने दो प्रबंध काव्य लिखे। एक तो लिखा भस्मासुर, भस्मासुर इनका प्रबंध काव्य है, और दूसरा जो दूसरा प्रबंध काव्य है वह है भूमिजा, भूमिजा। इनकी ये प्रमुख काव्य कृतियों में गिनी जाती है। यदि हम इनके अगर निबंध के बारे में बात करें कि नागार्जुन जी के जो निबंध हैं, निबंध भी इनके निबंध भी प्रसिद्ध रहे हैं, जो जिस प्रकार हैं। पहला है अयोध्या का राजा, अयोध्या का राजा, अयोध्या का राजा, अयोध्या का राजा, ये इनके निबंध है, अयोध्या का राजा। दूसरा है बम बम भोलेनाथ, बम भोलेनाथ, भोलेनाथ, ये इनका दूसरा निबंध है। दो ही निबंध याद रख लेंगे तो ही काम चल जाएगा। आगे हम बात करें कहानियों की बात करें, आसमान में चंदा तारे, इनकी प्रमुख कहानियां आसमान में चंदा तारे। इस प्रकार नागार्जुन जी का जो जीवन है वो हिंदी साहित्य के लिए समर्पित रहा। और इनकी मृत्यु के संदर्भ में यदि बात करें तो नागार्जुन जी की मृत्यु के संदर्भ में बात करें, नागार्जुन जी की मृत्यु 1998 में इनकी मृत्यु। यदि हम नागार्जुन की आगे और प्रसिद्ध कविताओं के बारे में बात करें, प्रसिद्ध कविताएं इनकी कविता के देखें, कविता नागार्जुन जी की, नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता के संदर्भ में बात करें कि कविता इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रही, तो इनकी अनेक कविताएं हैं जो प्रसिद्ध रही। पहली जो कविता है वह है पहली कविता काली माई, काली माई इनकी प्रसिद्ध कविता रही है, काली माई। अगर आगे और बात करें दूसरी कविता पाषाणी, पाषाणी इनकी दूसरी कविता है, पाषाणी। तीसरी कविता की बात करें तो तीसरी कविता की बात करें अकाल, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद इनकी तीसरी प्रमुख कविता है। और हम प्रमुख कविताओं के बाद में बात करें तो प्रमुख कविता अगली है दंतुरित मुस्कान, दंतुरित, दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान इनकी प्रमुख कविता रही है, दंतुरित मुस्कान। यदि इनकी पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो नागार्जुन जी ने जो पत्रिकाओं का संपादन किया, नागार्जुन जी ने 1935 में एक पत्रिका थी दीपक, दीपक पत्रिका का संपादन किया 1935 में। 1935 में इन्होंने दीपक पत्रिका का संपादन किया और 1942-43 में इन्होंने विश्व बंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया 1942-43 में। 1942-43 में इन्होंने विश्व बंधु नामक पत्रिका का संपादन किया। यदि हिंदी साहित्य पुरस्कार की बात करें, यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ था। इनकी जो कृति थी उस कृति का नाम है पत्रहीन नगन गाथ, पत्रहीन नगन गाथ। इनकी ये मैथिली भाषा में ये कृति है और इस मैथिली भाषा पर इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको 1988 में भारतीय पुरस्कार दिया। 1988 में यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको भारती पुरस्कार से नवाजा। किसको? नागार्जुन जी को।
उसके बाद यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश ने इनको 1993 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको 1993 में मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण शरण गुप्त गुप्त नामक पुरस्कार से नवाजा। 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला पत्रहीन नगन गाथ पर, और 1988 में इनको यूपी सरकार ने भारतीय पुरस्कार दिया। 1993 में इनको मध्य प्रदेश सरकार ने मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया। यदि हम दिल्ली अकादमी की बात करें, दिल्ली साहित्य अकादमी की बात करें, तो दिल्ली साहित्य अकादमी है, उन्होंने दिल्ली साहित्य अकादमी ने इनको शिखर सम्मान दिया। कौन सा सम्मान दिया? शिखर सम्मान। दिल्ली जो दिल्ली हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य अकादमी है, दिल्ली हिंदी साहित्य जो अकादमी है, इनको शिखर सम्मान से नवाजा, शिखर सम्मान से नवाजा। इस प्रकार इनको इनकी काव्य कृतियों पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, और ये हिंदी साहित्य में एक आधुनिक इतिहास के जो हिंदी साहित्य का आधुनिक कालखंड है, उस कालखंड में एक प्रमुख कवि के रूप में, प्रमुख स्तंभ के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। अब